हेलो एवरीवन, आज मैं उबर के इंटर्न हायरिंग एक्सपीरियंस के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं ऑनलाइन राउंड और इंटरव्यू राउंड्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अभी मेरे पास मेरा इक्विपमेंट नहीं है, तो मैं ड्राइंग वगैरह नहीं कर सकता हूँ और आसपास नॉइज़ वगैरह भी है। मैं एक्चुअली घर पे नहीं हूँ, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैंने ऑलरेडी इसी प्लेलिस्ट में स्प्रिंकलर और इंटर्नशिप इंटरव्यूज़ नाम की प्लेलिस्ट बनाई है। तो उसमें मैंने स्प्रिंकलर और कोऑर्डिनेशन के बारे में वीडियोस पहले ही बना रखी हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। और मैं आगे शायद एक दो और डालूँगा, अभी न्यूटनिक्स के बारे में डालूँगा और देखेंगे जो भी है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो ये ऑन कैंपस था, तो मतलब ये मत पूछिएगा कि मैंने कहाँ से अप्लाई किया, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है। मतलब कंपनी कॉलेज में आई थी। फिर स्टाइपेंड लोग पूछते हैं कमेंट में, तो वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है और मतलब टीपीसी पॉलिसी है कि नहीं, मतलब डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और हाँ, मुझे ऑफर मिला था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ ऑनलाइन टेस्ट राउंड के बारे में। तो इसका प्लेटफॉर्म था कोड सिग्नल। तो कोड सिग्नल एक्चुअली ओजे टाइप का ही है, मतलब ऑलमोस्ट हैकर रैंक से सिमिलर है काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें 1.5 आवर्स का एक टेस्ट था, उसमें 3 क्वेश्चंस थे और सब में पार्शियल मार्किंग्स थी। और हर क्वेश्चन जो था उसमें मतलब पॉइंट्स पॉइंट्स भी थे, मतलब क्वेश्चन के आई थिंक इंक्रीजिंग थे, ऐसे कुछ 50 100 150 ऐसे कुछ था, मतलब इंक्रीजिंग थे इनके पॉइंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना था कि उन्होंने एक कोड दे रखा था, मतलब कोड लिखा हुआ था और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था ये कोड क्या करता है, बस कोड लिखा हुआ था और कहा था कि ये कोड सब ऑप्टिमल है। तो हमें हमें एक दूसरा कोड लिखना है जो सेम काम करे और लेकिन ज़्यादा एफिशिएंटली करे, कि मतलब कॉन्स्टेंट्स में, गिवन कॉन्स्टेंट में टीएलई ना है। तो वो जो कोड था वो एक्चुअली एन स्क्वायर टाइम में मैक्सिमम सब एरे सम निकालता था। तो हमें मतलब ओ एन या ओ ऑफ एन लॉग इन में मैक्सिमम सब एरे सम निकालना था। तो उसके मतलब ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, गूगल कर सकते हैं, अधिकतर लोग को आती होगी। कैडेंस एल्गोरिथम होता है, इसके अलावा टू पॉइंटर मेथड होता है और ये प्रीफिक्स सम के मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करके हो जाता है, तो कई तरीके हैं, तो उसको मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा। फिर सेकंड क्वेश्चन एक था, वो भी मतलब इजी सा ही था, उसमें बेसिकली सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करनी थी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या था। तो ओके, तो क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह मतलब एन डेज थे और आईएथ डे पर ऐसा था कि एक्स स्टोन्स मैन्युफैक्चर होंगे और वो वाई डेज बाद एक्सपायर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ था कि हमारे पास एन डेज थे और आईएथ डे पे एक्स स्टोन मैन्युफैक्चर होंगे और वाई डेज बाद वो सब एक्सपायर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना था कि हमें कोई एक डे पिक करना था और हमें ऐसा डे पिक करना था कि मतलब जो नंबर ऑफ स्टोन्स अवेलेबल जो है, अवेलेबल मतलब वो स्टोन्स होते हैं जो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं और अभी तक एक्सपायर नहीं हुए। तो जो नंबर ऑफ अवेलेबल स्टोन्स है वो मैक्सिमम हो और वो वैल्यू प्रिंट करनी थी। तो इसमें मतलब कोई खास टॉपिक तो है नहीं, मतलब बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ही करनी है। तो इसमें बस एक दो एरेज रखनी थी हमारे पास। तो एक एरे होगी मैन्युफैक्चर आई, इसमें स्टोर होगा कि आई डे पे कितने मैन्युफैक्चर हुए, ठीक है। और एक एरे रखनी थी एक्सपायर आई, तो इसमें हमें स्टोर रखना था कि आई डे पे कितने एक्सपायर होंगे। उसके बाद हम 1 से n तक इटरेट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, और मैन्युफैक्चर को ऐड करते रहेंगे, एक्सपायर को सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, और जो करेंट पॉइंट पे हमारे पास जितने अवेलेबल स्टोन्स हैं उनका मैक्सिमम लेते रहेंगे, उसको एंड में प्रिंट कर देंगे ये आंसर। तो ये सेकंड प्रॉब्लम था। इसके बाद सिर्फ थर्ड प्रॉब्लम कठिन था, बाकी दो तो इजी थे। तो थर्ड प्रॉब्लम में ऐसा था कि हमें बैक ट्रैकिंग करनी थी। तो वैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो कुछ और था, लेकिन मेनली प्रॉब्लम ये था
कि हमारे पास मतलब जिसका जो मेन सब रूटीन था जिसको करके सॉल्व हो जाता, इसमें था हमारे पास एक मल्टी सेट था और हमें इसके सारे यूनिक सबसेट्स बनाने थे। जैसे कि हमारे पास बेसिकली एक 20 लेंथ की एक स्ट्रिंग थी, ऐसे कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है। तो इस स्ट्रिंग से एक मल्टी सेट बन जाएगा। मल्टी सेट मतलब कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है उसका एक मल्टी सेट बन जाएगा। जैसे हो सकता है कि हमारे पास 4 बार ए आ रहा है, उसके बाद 6 मतलब 5 बार बी आ रहा है, फिर 2 बार सी आ रहा है, उसके बाद डी नहीं आ रहा, फिर ई आ रहा है 4 बार, इस तरह ऐसा कुछ था। तो अच्छा, इन सब का जो सम है मतलब जो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है वो 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब स्ट्रिंग की लेंथ ही 20 थी। तो ऐसा हमारे पास एक मल्टी सेट टाइप का है और हमें क्या करना था, इसके सारे सबसेट्स बनाने थे। तो एक्सेप्ट एम्प्टी सेट, तो उसके नल सेट के अलावा सारे सबसेट बनाने थे हमें इसके। और सबसेट बनाने के बाद हमें कुछ चीज़ें और करनी थी, बट वो काफ़ी ट्रिवियल थी। बेसिकली हमें ये करना था कि चेक करना था उनके एस का वैल्यूज़ का सम नंबर का किसी नंबर से डिविजिबल हो, तो वो सब तो ट्रिवियल है। और उसके बाद देखना था कि इस मल्टी सेट से कितने टोटल परम्यूटेशंस बन सकते हैं। तो उसके लिए भी वही नॉर्मल तरीका होता है कॉम्बिनेट्रिक्स वाला, एन फैक्टोरियल अपॉन ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल। तो मल्टीनोमियल होता है जो, तो वो तो इजी था बेसिक। इस क्वेश्चन में मतलब मेन पॉइंट यही था कि हमें सारे एक गिवन मल्टी सेट के सारे सबसेट बनाने थे। तो ये चीज़ बैक ट्रैकिंग से हो जाती है। और मतलब बेसिकली बैक ट्रैकिंग में हम ये करते हैं कि हम मतलब पहले 0 ए लेके ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 1 ए लेके ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 2 ए लेके ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरह करके सारे यूनिक मल्टी सेट्स हमारे पास बन जाते हैं। तो मतलब आई थिंक क्वेश्चन के कॉन्स्टेंट ऐसे थे कि अगर हर मल्टी सेट को बना के एक वेक्टर में पहले स्टोर कर लें, फिर उनको अलग अलग प्रोसेस कर लें, तो शायद पास हो जा रहा था। या तो एक आध टेस्ट केस फेल ही हो रहा था, थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन से वो भी पास हो जा रहा था। तो मतलब बेसिकली यही सबसे कठिन क्वेश्चन था इस उबर के राउंड का। और इसके अलावा बाकी दोनों काफ़ी इजी थे। फिर जिन्होंने 2 प्लस पार्शियल किए थे वो शॉर्टलिस्ट हो गए थे, लेकिन पार्शियल में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा था। जैसे आई थिंक थर्ड क्वेश्चन को एटलीस्ट 90% के लगभग जिन्होंने सॉल्व किया था वो हुए थे। बट 2 प्लस पार्शियल वाले शॉर्टलिस्ट हो गए थे। आई थिंक 16 या 18 ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हुए थे टोटल शॉर्टलिस्ट। और उनमें उबर शी प्लस प्लस वाले भी थे। तो उबर शी प्लस प्लस वाले मतलब जिन जिन कॉलेजेस में होगी ये स्कीम या ये प्रोग्राम जिन जिन कॉलेजेस में होगा, तो वो लोग तो डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको मतलब टेस्ट नहीं देना होता। तो इसके अलावा फिर जो जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे उनका इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में 3 राउंड थे, तीनों एलिमिनेटरी थे और तीनों राउंड्स अराउंड 1 घंटे के थे। तो एलिमिनेटरी राउंड का मतलब ये होता है कि अगर जैसे किसी का फर्स्ट राउंड खराब हो गया तो उसके आगे राउंड्स नहीं होते हैं और बस फर्स्ट राउंड में इसका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। फिर जो प्लेटफॉर्म था वो था जूम वीडियो कॉल के थ्रू मतलब इंटरेक्ट कर रहे थे इंटरव्यूअर से। और कोड सिग्नल पे एक मतलब फैसिलिटी होती है इंटरव्यू वाली। उसमें क्या होता है कि इंटरव्यूअर और आप दोनों एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। और मतलब एक आईडी टाइप का होता है, तो उसमें आप भी लिखते रह सकते हैं, इंटरव्यूअर भी लिखते रह सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि वो वहाँ पे क्वेश्चन लिखता है, टेस्ट केसेस लिखता है, आप कोड लिखते हैं, सब। तो ऐसा कुछ होता है। और मतलब कई कंपनीज ऐसा कुछ कुछ यूज़ करती हैं। कई कंपनीज हैकर रैंक का कोड पेयर यूज़ करती हैं। तो उबर वालों का आई थिंक कोड सिग्नल से टाई अप है, तो वो सब कुछ कोड सिग्नल से करते हैं। फिर जो फर्स्ट राउंड था इंटरव्यू का 1 घंटा चला था वो। तो सबसे पहले इंट्रो एंड प्रोजेक्ट हुआ, तो वो तो मतलब ठीक है, हर आई थिंक हर कंपनी के हर राउंड में सबसे स्टार्टिंग में ही होता है ये इंट्रो एंड प्रोजेक्ट। तो इंट्रो में मैं थोड़ा बहुत वही बता देता हूँ कि कहाँ से हूँ, क्या पढ़ा, कैसे किया। और जो भी रेज्यूमे में प्रोजेक्ट लिखा हो, जिसको मैंने स्प्रिंकलर वाली वीडियो में बताया था कि प्रोजेक्ट सिर्फ वही बताना चाहिए जो मतलब प्रोजेक्ट रिज्यूमे में सिर्फ वही लिखना चाहिए जिसके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि मतलब प्रोजेक्ट मान लीजिए आपने 5-6 किए हो, लेकिन अगर उसमें एक्सप्लेन ना कर सकें और आपने उससे पूछ लिया तो काफ़ी ख़राब इंप्रेशन जाता है। तो जो प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, एक्चुअली कर रखे हैं, ऑनेस्टली वो लिखें और उसको ढंग से एक्सप्लेन भी कर सकें। तो ये सब हो गया। इसके बाद फिर एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का प्रॉब्लम था। तो ये एक ग्रिड प्रॉब्लम था। तो बेसिकली इसमें ऐसा था कि एक ग्रिड दी हुई थी इस तरह की, कुछ n क्रॉस m की एक ग्रिड दी थी और ग्रिड में सिर्फ 0, 1 या 2 थे। तो ऐसा कुछ हो सकता है।
ऐसी कुछ ग्रिड थी, तो उसमें खाली 0, 1 और 2 थे। तो मेनली क्या था कि जो जीरोस थे वो सारे एम्प्टी सेल्स हैं, और जो 1 थे वो सारे राइप ऑरेंजेस हैं, और जो 2 थे वो रॉटन ऑरेंजेस हैं। 0 मतलब एम्प्टी, 1 मतलब राइप ऑरेंज, और 2 मतलब रॉटन ऑरेंज, ऐसा था। तो जो रॉटेडनेस है वो स्प्रेड भी होती है, तो मतलब जो एडजेसेंट स्क्वायर्स हैं, एडजेसेंट स्क्वायर मतलब जो एक साइड शेयर करते हो, तो अगर कोई रॉटन ऑरेंज है तो वो अपने एडजेसेंट वालों को भी रॉट कर सकता है। तो क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब इनफाइनाइट टाइम बाद सारे ऑरेंजेस जितने भी अवेलेबल हैं सारे रॉटेड हो जाए। तो इसमें मेनली बस ये है कि अगर मतलब तो इसका आइडिया और इम्प्लीमेंटेशन दोनों बताना था। तो आइडिया मैंने ये बताया कि जो जीरो वाले सेल्स हैं उनको मैं कह दूंगा कि ये ब्लॉक्ड स्क्वायर्स हैं, इसके अलावा सारे अवेलेबल है। तो जितने भी स्क्वायर्स में 1 है वो सब राइप ऑरेंजेस हैं, और तो 1 और 2 से मतलब मैंने कनेक्टेड कंपोनेंट्स बनाए, और बस मैं ये चाहता हूँ कि हर कनेक्टेड कंपोनेंट में एटलीस्ट एक 2 होना चाहिए। तो अगर एक भी 2 नहीं होगा अगर, तो मतलब वो फ्रेश ऑरेंज फ्रेश रह जाएगा, और अगर कनेक्टेड कंपोनेंट में एक भी 2 है तो वो पूरे कंपोनेंट में अपने को स्प्रेड कर देगा। तो कहने का मतलब जैसे इसमें आंसर येस होगा और इसमें आंसर नो होगा, क्योंकि ये 1 आइसोलेटेड है। तो फिर उसने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब मैंने प्रॉपर्ली इनपुट वगैरह लेके डीएफएस के थ्रू कर दिया कि मतलब सारे कनेक्टेड कंपोनेंट विजिटेड मार्क करके, और उसने मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पूछी, तो ओ ऑफ एन इंटू एम होती है, मेमोरी भी ऑफ एन इंटू एम होती है। तो उस तरह मैंने सॉल्व कर दिया। इसके बाद उसने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। तो क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ये बोला कि ये जो इन्फेक्शन है या रॉटेडनेस है, ये 1 सेकंड में 1 सेल दूर फैलती है। इसका मतलब कि अभी जैसे ऐसा है तो 1 सेकंड बाद क्या होगा कि ये दोनों रोटेट हो जाएंगे, और सिमिलरली ये वाला रोटेट हो जाएगा। तो 1 सेकंड में खाली 1 सेल दूर फैलता है। तो उसने पूछा था कि कितना टाइम लगेगा कि मतलब पहले तो ये बताना है कि अगर पूरा बोर्ड रॉटन नहीं हो सकता है तो नो होगा आंसर, और अगर यस है आंसर तो हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा कि पूरा बोर्ड रॉटन हो जाए। तो अब इसको डीएफएस से नहीं सॉल्व कर सकते, इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है मल्टी सोर्स बीएफएस। मल्टी सोर्स बीएफएस का मतलब समझ में आ रहा है कि ये बीएफएस है और इसमें जो सोर्सेज है वो मल्टीपल है। तो बेसिकली क्या करेंगे कि जितने भी ग्रिड में हमारे पास रॉटन ऑरिजिन थे, मतलब जितने भी 2 हैं उन सबको एक क्यू में डाल देंगे। यूजुअली क्या करते हैं बीएफएस में कि हम एक पॉइंट पे क्यू में डालते हैं, यहाँ पे हम जितने भी रॉटन ऑरिजिन थे उन सबको एक क्यू में डाल देंगे। इसीलिए मल्टी सोर्स बीएफएस है, क्योंकि जो हमारे सोर्स है वो सारे मल्टीपल है। उसके बाद उन सबको हम क्यू में डाल देंगे, फिर जैसे नॉर्मली बीएफएस में करते हैं वैसे ही बीएफएस हम करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, और हम ट्रैक रखते रहेंगे टाइम का कि मतलब ये वर्टेक्स किस टाइम पे विजिट हुई है। तो उसमें क्या होगा कि जो लेटेस्ट मतलब जो लास्ट टाइम होगा जिसमें कोई विजिट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो मल्टी सोर्स बीएफएस आई थिंक गूगल करके पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। जीएफजी और सीपीएस एल्गोरिथम, सीपीएस एल्गोरिथम भी शायद नहीं दिया है, जीएफजी वगैरह पे दिया हुआ है, तो उसको गूगल करके पढ़ सकते हैं। और बाकी जिनको आता होगा उनको तो ये ऑब्वियस ही लगा होगा, और नहीं भी आता होगा तो इंट्यूटिवली समझ सकते हैं चीज़। तो ये था बेसिकली इंटरव्यू का क्वेश्चन, और देखा जाए तो मेन यही क्वेश्चन था। इसके बाद जो पूछा वो तो मतलब टाइम बच गया तो पूछ लिया, क्योंकि 1 घंटा ऐसा कुछ था ही कि 1 घंटा लेना है इंटरव्यू। तो वो एक तरह से बोनस पॉइंट्स होते हैं, मतलब अगर 1 घंटे का इंटरव्यू है, इसमें इंटरव्यू में सोच रखा है कि एक ही क्वेश्चन पूछेगा, उसको आप जल्दी सॉल्व कर दें तो फिर वो मतलब और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने लगता है। तो उनने मेरे से पूछा डेडलॉक्स के बारे में। तो डेडलॉक से मैंने बता दिया, डेडलॉक ये सब होता है मतलब वही जो नॉर्मल अपने अगर ओएस का कोर्स किया हो तो उसमें जो भी पढ़ा हो, या फिर जीएफजी को जो दिया है, तो मैंने वही सब बता दिया है। 1-2 पॉइंट थोड़ा बहुत मिस कर दिए थे, बट ठीक है, वो थोड़ा बहुत उसने हिंट वगैरह दे दिया, फिर फाइनली क्लियर हो गया। तो ये राउंड इतना ही था। इसके बाद कुछ लोगों का एलिमिनेट किया, आई थिंक 3 या 4 लोग का एलिमिनेट कर दिया था। फिर जो लोग बचे उनको वो सब गए नेक्स्ट राउंड में। अब नेक्स्ट राउंड में दोबारा इंटर्न प्रोजेक्ट, वो मतलब हर कंपनी के ऑलमोस्ट हर राउंड में ये सब चीज़ होती है। तो वही ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा बता दिया। उसके बाद उसने क्वेश्चन दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे था कि हमें kth रूट ऑफ n निकालना था विदाउट यूजिंग POW। तो kth रूट ऑफ n जैसे कि मतलब 27 का मतलब अगर थर्ड रूट ऑफ 27 बोलता तो होता 3 आंसर, ठीक है। तो ऐसा कुछ बताना था।
तो POW से तो बहुत इजीली हो जाएगा कि मतलब POW ऑफ n कॉमा 1/k ऐसा कुछ कर देंगे। तो लेकिन ये नहीं करना था। अच्छा n और k दोनों इंटीजर्स थे, लेकिन जो आंसर है वो जरूरी नहीं इंटीजर हो, तो उसका आंसर डबल में आएगा। तो उसने आइडिया इम्प्लीमेंटेशन पूछा, तो मैंने तुरंत आइडिया तो बोला कि बाइनरी सर्च से कर सकते हैं। और बाइनरी सर्च से इसलिए कर सकते हैं कि हमें मतलब मुझे इसमें रूट नहीं चाहिए। मैं ऐसा करूँगा कि ग्रेटेस्ट वैल्यू such that greatest value x such that x to power k is smaller equal to n। तो ये जो वैल्यू होगी एक्चुअली kth रूट ऑफ n होगी। तो मैंने बोला कि इस तरह मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। और मतलब ये डबल में होगा तो उसको मतलब वो तो इम्प्लीमेंटेशन की बात है, उसके बाद में आता हूँ। फिर इंटरव्यू ने पूछा कि क्या इसका कोई और तरीका भी है जो आता हो। तो हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई और तरीका आता भी हो, तो अगर उसको बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं तो या तो नहीं बोलना चाहिए, या तो पहले ही बता देना चाहिए कि नहीं ठीक मतलब मुझे आता है बट ठीक है बहुत अच्छे से नहीं आता है, मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो उसी तरह मैंने बोला था कि इसका एक और मेथड होता है न्यूटन मेथड। तो मैंने बोला था कि मतलब मुझे न्यूटन मेथड पता है कि इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है। मैंने मतलब बहुत हल्का सा कभी इसको देखा है और मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, मैंने पहले ही बता दिया था। नहीं फिर भी उन्होंने पूछा कि न्यूटन मेथड में कैसे क्या करते हैं, तो मैंने बताया कि जैसे अगर हमारे पास एक गेस हो x जो कि एक गुड गेस है, तो एक बेटर गेस होता है x न्यू इक्वल टू x माइनस fx अपॉन f डैश x, जहाँ पे fx है फंक्शन जिसका रूट चाहिए और f डैश x है उसका डेरिवेटिव। तो जैसे कि यहाँ पे fx हो जाएगा x टू पावर k माइनस n। तो मैंने बताया था कि इस तरह मतलब काफ़ी कम स्टेप्स में बहुत अच्छा आंसर आ जाता है, और ये न्यूटन मेथड होता है। तो अगर ये वैसे ये ना भी बोलता तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली ये एडवांस चीज़ है और मुझे अच्छे से आती भी नहीं थी। तो फिर उसने मुझसे बाइनरी सर्च वाला ही अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने बोला। तो बाइनरी सर्च वाले अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रिसीजन का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये डबल में है तो इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है एंड तक ना मिल पाए, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो फिर हम इनफाइनाइट इटरेशंस करते रहेंगे तो भी हमें हो सकता है कभी एग्जैक्ट वैल्यू ना मिल पाए। तो इसमें हमें एक प्रिसीजन चूज करना पड़ता है कि हमें इतने प्रिसीजन तक आंसर चाहिए। तो यूजुअली क्या करते हैं कि इप्सिलॉन ले लेते हैं, और इप्सिलॉन इक्वल टू कुछ अच्छी सी वैल्यू ले लेते हैं, ऐसे मतलब 10 टू पावर -9 टाइप का ले लेते हैं, या जो भी जो जितनी भी प्रिसीजन आपको डिजायरेबल है तो उतना इप्सिलॉन ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि तब तक बाइनरी सर्च में ऐसे क्या करते हैं, मिड लेते हैं, लोअर हाई वगैरह लेते हैं। तो वही काम हम तब तक करते रहते हैं जब तक जो भी हमारे पास करंट है जो मिड है, या फाइनली जो लो होता है वो आंसर हो जाता है। तो जब तक लो टू पावर n, लो टू पावर k माइनस n का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो जब तक ये ऐसे जब तक ये एप्सिलॉन से ज़्यादा है तब तक हम ये चीज़ को करते रह सकते हैं, मतलब हम अच्छा प्रिसीजन चाहते हैं बेसिकली। तो ये समझ में आ रहा है कि जितना छोटा एप्सिलॉन लेंगे उतना ज़्यादा इटरेशंस लगेंगे, ऐसा कुछ। तो इस तरह हम मतलब इस तरह मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और हमने एक टेस्ट केस पे चला के देखा, वो चल गया। उसके बाद STL क्वेश्चन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो एक STL का क्वेश्चन उन्होंने दिया और उसको इम्प्लीमेंट भी करने बोला। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं। तो मतलब प्रोसेस इस तरह के हैं कि जैसे t इक्वल टू 5 पे अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर t इक्वल टू 15 पे एंड हो गया। ऐसे ही कोई और प्रोसेस है वो t इक्वल टू 7 पे स्टार्ट हुआ, फिर t इक्वल टू 20 पे एंड हो गया, एंड सो ऑन। तो हमारा जो प्रोसेसर है वो एक टाइम पे केवल एक ही प्रोसेस को चला सकता है। तो जब कोई नया प्रोसेस स्टार्ट होगा तो पिछला वाला क्या होगा, पॉज हो जाएगा। इसके बाद जब करंट प्रोसेस या तो करंट प्रोसेस भी ऐसे ही पॉज हो जाएगा किसी और प्रोसेस की वजह से, या फिर वो फाइनली एंड होगा। तो जब भी कोई प्रोसेस एंड होगा तो जो भी लेटेस्ट प्रोसेस होगा जो अभी तक एंड नहीं हुआ है वो वापस आ जाएगा प्रोसेसर पे।
तो हमें बस हर प्रोसेस के लिए ये काउंट करना था कि ये प्रोसेस प्रोसेसर में कितनी देर के लिए चला। तो इसको करने के लिए वही करते हैं, एक सेट ले लेते हैं, सेट में एक सेट ले लेते हैं, या मतलब सेट या प्रायोरिटी क्यू टाइप का। तो एक्चुअली सेट ही बेटर रहेगा। तो सेट में हम क्या करते हैं कि स्टार्ट टाइम कॉमा प्रोसेस आईडी, इस तरह वैल्यूज़ को हम सेट में डालते हैं। और तो इससे क्या होता है कि जो सेट का जो भी लास्ट एलिमेंट होता है, जो मतलब जो सेट डॉट आर बिगिन जो होता है, आर बिगिन मतलब रिवर्स बिगिन जो लास्ट एलिमेंट होता है, तो जो लास्ट एलिमेंट होता है तो जितना भी टाइम इलैप्स होता है वो इसी में ऐड होता है। और जब भी कोई प्रोसेस एंड हो रहा है तो उसकी स्टार्ट टाइम और प्रोसेस आईडी की मदद से उसको इरेज भी कर सकते हैं। तो मेनली यही था इसमें इस वाले राउंड में। और ये क्वेश्चन के बाद भी ये राउंड भी खत्म हो गया। तो 2 राउंड्स हो गए, फिर कुछ लोग और एलिमिनेट हो गए, तो मुझे याद नहीं कितने हुए थे। फिर थर्ड राउंड हुआ। तो थर्ड राउंड में दोबारा इंट्रो और प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पूछा। उसके बाद उसने ओपी के बारे में पूछना स्टार्ट किया। तो ये उसने काफ़ी डिटेल में पूछा था, लाइक 40 मिनट्स चला होगा। तो एक्चुअली पूछा क्या था, उन्होंने बोला कि यू हैव टू डिज़ाइन अ म्यूज़िक प्लेयर ऐप। तो फिर उन्होंने बोला कि इसमें हम मतलब इसमें मैं अगर मुझे एक म्यूज़िक प्लेयर ऐप बनानी है तो मतलब उसका तो मतलब ऑब्वियसली कोड या कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं पूछ रहे थे। बस ये पूछ रहा था कि एक ब्लूप्रिंट देना था कि अगर एक म्यूज़िक प्लेयर ऐप बनानी है तो क्या-क्या क्लासेस, क्या-क्या ऑब्जेक्ट्स की क्या-क्या प्रॉपर्टी, क्या-क्या फंक्शंस की सब क्या-क्या होना चाहिए। तो इस मतलब काफ़ी 40 मिनट तक चला था कि मतलब सबसे पहले ये भी पूछा था कि म्यूज़िक प्लेयर ऐप में मैं क्या-क्या फीचर्स डालना चाहूँगा। मैंने बताया कि ठीक है, मतलब मैं प्ले हो सकता है, पॉज़ हो सकता है, प्लेलिस्ट बना सकते हैं, सब चीज़ें। उसके बाद ब्लूप्रिंट इस तरह बनानी थी कि मतलब किस-किस चीज़ के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो मतलब ऑब्वियसली सॉन्ग का एक ऑब्जेक्ट होगा, प्लेयर का ऑब्जेक्ट होगा, प्लेलिस्ट की ऑब्जेक्ट होंगे, और उनके कुछ फंक्शंस होंगे कि सॉन्ग का एक फंक्शन है कि वो प्ले हो सकता है, पॉज़ हो सकता है, डिलीट हो सकता है, वगैरह-वगैरह। तो बस सिर्फ यही बनाना था, कुछ भी किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताना था। तो मतलब वो बस ये देखना चाह रहे थे कि कितना किस तरह मतलब आई थिंक इसको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहेंगे या ऐसा कुछ। तो वो इस चीज़ को जज करना चाहते थे। तो आई थिंक ये 40 मिनट चला था। फिर इसी से रिलेटेड कुछ डीबीएमएस को क्वेश्चन पूछा कि अगर सारे सॉन्ग्स को एक डेटाबेस में रखना हो, ऐसा कुछ पूछना स्टार्ट किया। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ही पूछा था। तो फिर मैंने उसका आंसर मतलब मैंने बस ये बताया कि मतलब मेरा तो इसी सेमेस्टर डीबीएमएस वाला सब्जेक्ट है, तो अभी मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो ये आंसर एक्सेप्टेबल होता है इंटरव्यूज में, अगर डीबीएमएस या ओएस ऐसा कुछ हो कि जो मतलब अभी तक कॉलेज में पढ़ाया ना गया हो और आगे आने वाला हो, तो इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, ये अभी बाद में पढ़ेंगे। तो मतलब तो ठीक है, वो बुरा नहीं मानते इस चीज़ का, एक्सेप्टेबल होता है। फिर वो कुछ और पूछ लेते हैं। इनने ऐसा किया कि मतलब ऐसे ही डीबीएमएस के बारे में खुद ही बताने लगे चीज़ें। मतलब कुछ पूछ नहीं रहे थे, बस मतलब पढ़ा रहे थे कि लाइक 10-15 मिनट तक उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़ाई। मतलब बताया कि इंडेक्सिंग वगैरह करते हैं और नॉन सीक्वल डेटाबेसेस के बारे में। मतलब वो सिर्फ पढ़ा रहे थे, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं कुछ समझूँ या कुछ आंसर दूँ। बस ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहे थे कि ऐसा-ऐसा होता है। और थोड़ा बहुत हर राउंड में थोड़ा-थोड़ा ये हुआ कि मतलब कंपनी के बारे में थोड़ा बता रहे थे कि मतलब कंपनी कैसी है और ये सब चीज़ें हुई। फिर जो लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उबर में काम करने के लिए फिट हूँ। तो उसमें तो मतलब ठीक है, मैं अपना आंसर नहीं बता सकता हूँ कि मैंने क्या बोला, बट जो भी अपनी ऑनेस्टली आपको जो भी ऐसी क्वालिटीज़ लगें कि जो कहीं पे एडवांटेजेस हों, वही बोलना होता है ऐसे क्वेश्चन में ऑब्वियसली। और ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब वो कुछ एनेक्डोट पूछ सकते हैं कि आप अपनी ये क्वालिटी बता रहे हैं, तो कोई स्टोरी बताइए कि ऐसा कब हुआ कि मतलब ये क्वालिटी आपकी उभर के बाहर आई हो, ऐसा कुछ। तो इसलिए जैसे मैंने कहा था कि मैं टीम प्लेयर हूँ और ऐसे एक दो चीज़ और बोली थी। तो उन्होंने पूछा था कि मतलब कब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि आपने मतलब अपनी ये क्वालिटी को मतलब ये क्वालिटी आपकी मतलब हाईलाइट हुई। तो बेसिकली यही था इंटरव्यू में। उसके बाद
बाकी कंपनीज़ के रिज़ल्ट के साथ में रिज़ल्ट आ गया तो मुझे ऑफर्ड था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और लोकेशन आई थिंक हैदराबाद या बैंगलोर में होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कुछ कंपनीज़ और का बनाऊँगा और देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को एंड पीस आउट।